Hello students, welcome back to AS Tutorials. So today we are going to continue the second chapter, that is sectors of the Indian economy. So students, इस chapter में अब तक हम लोगों ने पढ़ा about the economic activities. करेक्ट, जो भी एक्टिविटी मनी से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो हमने देखा दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से सेक्टर्स है वो? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. वी सॉ दैट all economic activities could be classified in 3 sectors: primary, secondary and tertiary. जो भी एक्टिविटीज़ डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती है, दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़. जिन एक्टिविटीज़ में हम मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उस सेक्टर को या उन एक्टिविटी को किस सेक्टर में काउंट करते हैं हम लोग? सेकेंडरी सेक्टर में. एंड जिन एक्टिविटीज़ में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो कौन से सेक्टर की पार्ट होती हैं? टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है. सो कल हम लोगों ने ये 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा. देन वी स्टडीड अबाउट कि ये तीनों सेक्टर्स जो है वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, विच शोज दैट कि अगर प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो उसके साथ साथ में सेकेंडरी एंड टर्शरी का भी डेवलपमेंट होगा. सो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. लेट्स कंटिन्यू. कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. हमारा अगला टॉपिक है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produces a very large number of goods and services. Also, the 3 sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step, therefore, is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy, there could be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment, while the other sectors are relatively small in size. क्या बताया हुआ है? दैट वी सॉ जितनी भी एक्टिविटीज़ है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, वो इन तीनों सेक्टर्स में डिवाइडेड है. आइदर प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या फिर टर्शरी होगा. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा? टू कंपेयर दिस सेक्टर्स. अब हम इनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? वी कैन कंपेयर दिस सेक्टर बाय सीइंग कि कौन से सेक्टर में कितना ज़्यादा आउटपुट जनरेट हो रहा है, कौन सा सेक्टर कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है. तो उससे हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी में, कंट्री में कौन से सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. समझ आया क्या बोला मैंने? दैट ये तीनों सेक्टर के अंदर गुड्स एंड फर्स्ट 2 सेक्टर दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, टर्शरी में सर्विसेज प्रोड्यूस होती है. दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज ये तीनों सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, प्लस ये तीनों सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. तो कंपेयर करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड आउट कि कौन सा सेक्टर इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है. कंट्रीब्यूशन किस टर्म्स में? कंट्रीब्यूशन इन द टर्म्स ऑफ इनकम. मनी कौन से सेक्टर में ज़्यादा जनरेट हो रहा है, कौन सा सेक्टर लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दे रहा है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउ कुड वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. नाउ हमने देखा दैट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं. नाउ गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमें मेजर करना है, गेटिंग कंपेयर हम कब कर सकते हैं? जब हम मेजर कर पाए. जब मुझे पता होगा कि प्राइमरी में इतना अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, सेकेंडरी में इतना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है, टर्शरी में इतनी सर्विसेज दी गई है, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ. अगर मेरे पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो क्या मैं कंपेयर कर सकती हूँ? ऑब्वियसली कंपेरिजन पॉसिबल नहीं होगा तब. सो इसीलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक प्रॉपर वे लेकर आए, एक प्रॉपर काउंट लेकर आए, जिसके बाद हम लोग इन सेक्टर्स का जो एक्टिविटी है, इन सेक्टर्स में जो इनकम जनरेट हो रही है उसको हम कंपेयर कर पाएंगे. विथ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, you might think this is impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how can we add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense.
ओके, क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट वेरी फर्स्ट थिंग, इकोनॉमी में इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं दैट उनको काउंट करना इम्पॉसिबल टास्क लगता है ना, ऐसा लगता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही कम दिखती है कि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज, जस्ट इमेजिन कंट्री में इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एवरी मंथ एवरी ईयर, उन सबको काउंट करना, चलो एक बार को गुड्स को तो हम काउंट कर भी सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को भी काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। गेटिंग, यहाँ पर हमें बताया है दैट हम कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, नेल, ये सब चीज़ों को एक साथ कैसे काउंट करेंगे, पॉसिबल है क्या एक साथ काउंट करना? ऑब्वियसली नहीं। कार का और फर्नीचर का दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो हम उसको 1 यूनिट करके काउंट नहीं कर सकते। सो अगर हम इस सेंस में देखेंगे सो मेजर करना इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए क्या किया है, एक बेटर वे निकाला है जिससे हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। क्लियर? यू आर राइट इन थिंकिंग सो। टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual number. अब क्या बोला हुआ है, that actual number लेना कोई सेंस नहीं लगता। क्यों सेंस नहीं लगता? क्योंकि कार का वैल्यू अलग है, कंप्यूटर का वैल्यू अलग है, फर्नीचर का वैल्यू अलग है, गेटिंग, इन सब चीज़ों की वैल्यू अलग है। अगर आप 1 यूनिट करके काउंट करोगे सो ऑब्वियसली आपको करेक्ट डेटा कभी भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, यूनिट काउंट करने की जगह पर उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कार को 1 यूनिट, कंप्यूटर को 1 यूनिट, ऐसे 1 यूनिट नहीं गिनते वो लोग क्या करते हैं, 1 कार कितना अमाउंट होगा मनी में कन्वर्ट करते हैं। कंप्यूटर उसको भी मनी में कन्वर्ट करेंगे, फर्नीचर उसको भी मनी में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद वो मनी को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। गेटिंग, 5 कार प्रोड्यूस हुए, 4 कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए, तो उस हिसाब से हम मेजर नहीं कर पाते। सो इसलिए क्या किया जाता है, कार को प्राइस में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज एक कार 10 लाख रुपए की थी, एक कंप्यूटर सपोज 1 लाख रुपीज़ का था, तो कैसे काउंट करेंगे, 5 कार प्रोड्यूस हुई, 5 कार मतलब कितना हो गया, 50 लाख। 4 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए मतलब कितना, 4 लाख। सो 50 + 4 दैट इज इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 54 लाख रुपीस का प्रोडक्शन हुआ है। ऐसे काउंट करते हैं, क्योंकि एक एक यूनिट गिनने जाएंगे तो प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। क्यों प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि इकोनॉमी में सब कुछ एक वैल्यू का नहीं है, सबका वैल्यू अलग अलग है। सो इसीलिए क्या किया जाता है, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं उन सबको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। गेटिंग, अभी आप बोलोगे कि गुड्स का तो चलो काउंट कर लिया, सर्विसेज कैसे काउंट करेंगे? सो सेम चीज़ सर्विस पर भी अप्लाई होती है। सर्विस में भी आप क्या करोगे, यू विल कैलकुलेट द मॉनेटरी वैल्यू। गेटिंग, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, मनी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपसे 1000 रुपीज़ विजिटिंग चार्ज लिया, ठीक है, 10 लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का पर डे का इनकम मतलब पर डे का मनी कितना आ गया, 10,000 आ गया। ऐसे ही कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, ऐसे कैलकुलेट करके उनका सर्विसेज काउंट किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट हर चीज़ को, गुड्स को भी हम मनी टर्म्स में काउंट करते हैं एंड सर्विसेज को भी हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर काउंट करते हैं कि कितना अमाउंट का सर्विसेज इकोनॉमी में दिया गया है। ठीक है, एक बार इस सेंटेंस को वापस रीड करेंगे। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। वैल्यू मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मनी, जो मनी है उसको यूज़ करना चाहिए रेदर देन यूजिंग द काउंट, कि कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है वो मत गिनो, कितना मनी में, पहले वो यूनिट्स को मनी में कन्वर्ट करो एंड देन उसके बाद वो मनी के बेसिस पर काउंट करो कि कितना प्रोडक्शन इकोनॉमी में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10,000 kg of wheat is sold for ₹8 per kg
the value of wheat will be 80,000. The value of 5,000 coconut at rupees 10 will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then added up. क्या दिया हुआ है यहाँ पे? That अगर 10,000 kg wheat प्रोड्यूस हुआ है, 5,000 कोकोनट्स है, तो अभी 10,000 kg wheat और 5,000 कोकोनट, इसका कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा. इसको हम कैसे ऐड करें? इसीलिए हम क्या करते हैं, वी विल कन्वर्ट इट. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10,000 किलो राइस है, कितने रुपीज़ पर? 8 रुपीज़ पर केजी. तो मनी कितना हो गया? सीधा 80,000 रुपीज़. सेम थिंग गोज विद द कोकोनट, 50,000 वहाँ का आ गया. दोनों को ऐड किया तो हमको क्या पता चला कि एग्रीकल्चर में 1,30,000 का प्रोडक्शन हुआ है. समझा? ऐसे कैलकुलेट करते हैं. यूनिट में कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ कन्फ्यूजन्स होंगे और कभी भी हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा. सो एक्यूरेट डेटा के लिए हम क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज को मनी टर्म्स में कन्वर्ट करके और फिर ऐड करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जब भी हम मॉनेटरी टर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं तो एक प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. एंड द प्रिकॉशन इज कि हमें डबल काउंटिंग अवॉइड करना है. डबल काउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली 2 बार काउंट करना. डबल काउंटिंग मतलब क्या होता है? 2 बार काउंट करना. तो हमें देखना है कि हम किसी भी गुड को डबल बार काउंट नहीं करें. अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को 2 बार काउंट कर लिया तो हमारा नेशनल इनकम या हमारा जो इनकम है वो हमें ज़्यादा दिखेगा. गेटिंग? अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को 2 बार काउंट किया है तो क्या होगा? हमारा इनकम ज़्यादा दिखेगा. एंड अगर जितना इनकम है उससे ज़्यादा दिखता है तो हमें ट्रू फिगर नहीं मिल रहा. सो लेट्स सी कि वो प्रिकॉशन क्या है और हम कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं. रिमेंबर, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक. नॉट एवरी गुड that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? That जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सबको काउंट नहीं करना है. इन शॉर्ट क्या बोला है यहाँ पे कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ही वैल्यू को हमें लेना है. नाउ अब कैसे पता चलेगा कि फाइनल गुड कौन सा है? सो लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. Take for instance a farmer who sells wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sell the flour to a biscuit company for rupees 10 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells biscuit in the market to the consumer for rupees 60, that is 15 rupees per packet. Biscuits are final goods, that is goods that reach the consumer. अभी ध्यान देना है इसमें कि क्या प्रिकॉशन है और हमें क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स लेने हैं. सो लेट्स सी. यहाँ क्या बोला है कि एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया और उसने वो वीट कितने रुपीज़ में सेल किया? 8 रुपीज़ में सेल किया. ठीक है. अगर सपोज हम इसको काउंट करते हैं, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि अगर हमने सब कुछ काउंट किया तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सो दैट हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हमें क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना है. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. सपोज हमने काउंट किया कि फार्मर ने 8 रुपीज़ में वीट सेल किया. ठीक है. अब जिसको सेल किया उसने क्या किया? वीट को ग्राइंड करके 10 रुपये में बेच दिया. कितना रुपीज़ ऐड हुआ यहाँ पे? 2 रुपीज़ ऐड हुआ. बट अगर हम ये दोनों काउंट करते हैं तो कितना दिख रहा है हमें? 18 दिख रहा है. जबकि रियल वैल्यू कितनी है? सिर्फ 10 रियल वैल्यू है. क्यों ये रियल वैल्यू है? क्योंकि 8 रुपये ये 10 रुपये में इंक्लूडेड है. उसने सिर्फ एडिशनल 2 रुपये लिए हैं ग्राइंड करने के. ठीक है. अगला क्या दिया है? The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make 4 packets of biscuit. It sells the biscuit in the market to consumer for 60 rupees. अब ध्यान दो,
ये जो 60 रुपीज़ आपको दिख रहा है, ये 60 रुपीज़ क्या है, फाइनल प्राइस है ना। हम लोग अभी पार्ले जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पार्ले जी कितने का आता है, 5 रुपीज़ का आता है, ठीक है। अब वो 5 रुपीज़ के अंदर वीट या मैदा जो भी यूज़ होता है उसका पैसा लगा हुआ होगा, शुगर का पैसा लगा हुआ होगा, फिर उसके बाद जो एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग का पैसा है वो लगा हुआ होगा, उसके बाद जिस प्लास्टिक से उसको कवर करते हैं उसका पैसा भी लगा हुआ होगा। दैट इज़ वो 5 रुपीज़ में सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप सब अलग अलग काउंट करने जाओगे, जैसे 8 रुपये का वीट हुआ, 10 रुपये उसको ग्राइंड किया, 60 रुपीज़ में बेचा, अगर आप ये तीनों को काउंट करते हो तो 78 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया, 78, जबकि फाइनल गुड का वैल्यू कितना है, खाली 60 रुपीज़ है। सो इसीलिए हमको क्या करना है, सिर्फ ये फाइनल गुड लेना है, क्योंकि इस फाइनल गुड के अंदर ये सब कॉस्ट पहले से ही इंक्लूड करके रखा है। अगर आप ये सब अलग से भी कॉस्ट लोगे और फाइनल गुड का कॉस्ट भी लोगे तो इनकम एक्चुअल में कम रहेगी पर दिखने में हमको ज़्यादा दिखेगी। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, सिर्फ 60 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, बट अगर हम सब काउंट करते हैं तो कितना दिख रहा है, 78 दिख रहा है। दिस शोज़ कि अगर आपने सब कुछ काउंट किया तो इनकम ज़्यादा दिखेगी, ट्रू इनकम हमको नहीं दिखेगी। समझा क्या बोला है यहाँ पे, दैट ये जो गुड्स है, वीट हुआ, शुगर हुआ, ऑयल हुआ, ये सब क्या है, इंटरमीडिएटरी गुड्स है। इंटरमीडिएटरी गुड्स मतलब जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में होते हैं, इनकी वैल्यू को हमें काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू काउंट करनी है। क्योंकि ये जो 15 रुपये पर पैकेट या 60 रुपीज़ के 4 पैकेट्स आपको दिख रहे हैं, ये प्राइस में ये 2 रुपीज़ जो एडिशनल ग्राइंड करने का है वो भी लग चुका है, ये 8 रुपीज़ जो वीट का प्राइस है वो भी लग चुका है, प्लस शुगर एंड ऑयल का जो प्राइस होगा वो भी ये 60 रुपीज़ में इंक्लूडेड है। इसीलिए हमें जब भी ऐसा कुछ आएगा तो कभी भी ये जो मिडिल प्रोडक्ट्स हैं इनके प्राइस को ऐड नहीं करना। हमें कौन से प्राइस को ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स के प्राइस को ऐड करना है, ठीक है। ओके, अब क्या दिया हुआ है, वाई ओनली फाइनल गुड्स। जो हम लोग ऊपर ही आंसर दे चुके हैं उसका आंसर अब ये लोग देंगे। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड in contrast to find final goods and services such as wheat and the wheat flour is the example of intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. Hence, the value of rupees 60 for the biscuit already includes the value of rupees 10 for the flour. ध्यान दिया यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे why only final goods and services, सिर्फ फाइनल गुड्स ही क्यों काउंट करने हैं। रीज़न, क्योंकि फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, जो गुड्स डायरेक्टली अब कौन खरीदने वाला है, कंज्यूमर खरीदने वाला है, जिस पे अब कुछ प्रोसेस करना बाकी नहीं है। समझे क्या बोला मैंने, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जो गुड्स कंज्यूमर खरीदता है। और कंज्यूमर गुड्स कब खरीदता है, जब प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो प्रोडक्शन कंप्लीट हुए गुड्स को हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड्स कहते हैं। सो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें फाइनल गुड्स ही लेने हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी बाकी के सब गुड्स का प्राइस इंक्लूडेड होता है। गेटिंग, अगर आप एक शर्ट खरीदते हो सपोज, तो जब आप शर्ट खरीदोगे तो उसमें कपड़े का पैसा, बटन का पैसा, धागे का पैसा, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। आपको अलग से शर्ट का पैसा, फिर प्लस धागा प्लस बटन, वो सब नहीं करना है। गेटिंग, एक शर्ट अगर आपने खरीदी है, उस शर्ट के प्राइस में जो बटन्स यूज़ हुए उसका पैसा भी लग चुका है, जो क्लोथ खरीदा है उसका पैसा भी लग चुका है, जो थ्रेड से उसको स्टिच किया है उसका पैसा भी लग गया है। सो सेंसिबल चीज़ क्या होगी कि हम लोग खाली शर्ट का प्राइस काउंट करें,
क्लॉथ या बटन्स या थ्रेड का प्राइस हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि फाइनल प्राइस में वो सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है कि जो 60 रुपीज़ का बिस्किट का वैल्यू आया, ये 60 रुपीज़ में 10 रुपीज़ का फ्लोर जो यूज़ हुआ था वो ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। सिमिलरली value of all the other intermediary goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same thing a number of times, first as wheat, then as flour and then finally as biscuit. क्या दिया हुआ है कि फाइनल गुड के प्राइस में ऑलरेडी सारे प्राइस इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए कभी भी हमें इंटरमीडिएटरी गुड्स के प्राइस को काउंट नहीं करना है। हमेशा हमें कौन सा प्राइस काउंट करना है? फाइनल का प्राइस काउंट करना है। अगर हमने फाइनल का काउंट नहीं किया तो हम डबल काउंटिंग कर देंगे। ठीक है, क्यों मैंने ये बार बार आपको बताया? क्योंकि आप 11th में जब जाओगे, इफ़ यू टेक कॉमर्स, तो आपको वापस यही सब टॉपिक आने वाला है। वहाँ पर तो फिर सम्स भी आएंगे आपको, इसीलिए कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो। अगर आपको सम्स में इंटरमीडिएटरी गुड और फाइनल गुड दोनों दिया है तो इंटरमीडिएटरी को अवॉइड करना है, लेना ही नहीं है उसको, सिर्फ क्या लेना है? फाइनल गुड। फाइनल गुड क्यों लेना है? क्योंकि उस प्राइस में इंटरमीडिएटरी गुड्स का प्राइस पहले से इंक्लूड करके रखा है। अगर हम सबका प्राइस लेंगे तो हमारा इनकम ज़्यादा दिख जाएगा, जो फॉल्स होगा, है ना, सही नहीं होगा। जितना है उससे ज़्यादा हम शो कर रहे हैं तो वो रॉन्ग डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector of that year, and the sum of the production of the three sectors gives what is called as gross domestic product या फिर GDP of a country। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दैट हम क्या करते हैं, ऐसे ही तीनों सेक्टर्स में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब का हमें मनी मतलब अमाउंट मिल जाता है। फिर वो तीनों सेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी मिलता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये शो करता है कि कंट्री के अंदर एक साल में तीनों सेक्टर्स में टोटल कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। समझा क्या बोला? हम सब सेक्टर्स का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ऐड करेंगे। अगर हम वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी मिलेगा। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या शो करता है? दैट कंट्री के अंदर 1 ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन तीनों सेक्टर्स का। ठीक है, it is the value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. क्या बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा GDP होगा, जितना ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, वो शो करेगा कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। दैट इज़ कंट्री में कितना मनी, कितना इनकम एवरी ईयर बन रहा है। ठीक है, सो जब भी हम कंट्री के डेवलपमेंट को काउंट करते हैं तो वहाँ पे कंट्री का जीडीपी भी बहुत मैटर करता है। हम लोग देखते हैं ना न्यूज़ में कि जीडीपी 10% बढ़ा, 5% बढ़ा, 2% कम हुआ, तो ये क्या शो करता है कि कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितने इंक्रीज़ हुए। सपोज लास्ट ईयर 1 लाख का प्रोडक्शन हुआ था, अभी अगर न्यूज़ बता रहा है कि 5% बढ़ा, मतलब इस साल 1,05,000 का प्रोडक्शन हुआ है। समझा? सो ये जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जीडीपी से हमें क्या पता चलेगा कि कंट्री में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल अमाउंट एवरी ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है। ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है? बाय लुकिंग एट द जीडीपी। अगर हमें 2 साल के डेटा को कंपेयर करना है तो भी हम किसको यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं? जीडीपी को यूज़ करके कंपेयर कर सकते हैं। ओके, In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by central government ministry. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories,
collect the information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimates the GDP. Now हमारी कंट्री में GDP मेजर करने का काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का. सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ में बातचीत करके उनके स्टेट में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो सब डेटा कलेक्ट करती है एंड देन उसके बाद जीडीपी मेजर करती है. समझा व्हाट इज फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स क्या होता है? जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचते हैं. जब भी हम लोग कंट्री का जीडीपी मेजर करेंगे हम हमेशा क्या काउंट करेंगे? फाइनल गुड्स को ही काउंट करेंगे. इंटरमीडिएटरी गुड्स को काउंट नहीं करना है हमें. ओके. हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स. अभी ये तीनों सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हमें बताया है. जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मेनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट primary sector was the most important sector of economic activity. As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing number of craft person and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there was also transporters, administrators, army, etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were employed in this sector. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया हमें कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री का हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि अभी डेवलप होने के बाद हो सकता है कि उनका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड हो, लेकिन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उनका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग था. क्योंकि प्राइमरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग था दैट वाज द रीज़न कंट्री में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हुए. हमने देखा था ना डिपेंडेंसी वाले में, इंटरडिपेंडेंट में, दैट प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ होगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी ग्रो होंगे. So it is seen from the history of many developed countries के इनिशियल स्टेजेस में जब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर प्राइमरी सेक्टर डेवलप था. प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, अदर चीज़ों का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, तो धीरे धीरे करके लोग सेकेंडरी पर शिफ्ट हुए. मीनिंग पहले प्राइमरी कंप्लीटली डेवलप हुआ, प्राइमरी ने बहुत एडिशनल रॉ मटेरियल्स जनरेट किए एंड देन सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे करके टर्शरी डेवलप हुआ. मतलब इन शॉर्ट ये जो डेटा है या ये जो सारी कंट्रीज़ का हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, ये हमें क्या शो करता है दैट अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेज होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर डेवलप होना चाहिए. अगर प्राइमरी सेक्टर डेवलप है तो ही एक इकोनॉमी आगे चलकर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है ना. बिकॉज डेवलपमेंट के लिए आपको सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, दैट इज़ दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना है. और सेल्फ सफिशिएंसी का पहला स्टेप क्या है कि फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट रहो. फूड के लिए किसी भी दूसरी कंट्री पर कभी डिपेंड मत करो. एक बार फूड में आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तो धीरे धीरे करके आप बाकी की चीज़ों में भी सेल्फ डिपेंडेंट होते जाओगे. लेट्स सी आगे क्या दिया हुआ है. यहाँ तक समझा? यहाँ पे क्या बताया है कि हर एक डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री शो करती है दैट पहले उनका प्राइमरी सेक्टर डेवलप था एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी के सेक्टर्स भी डेवलप हुए. Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who earlier worked on farm now began to work in factories in large number. People began to use many more goods that were produced in factories at cheaper rate. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over a time, a shift has taken place. This means that the importance of the sector has changed. पहला स्टेप क्या था?
दैट प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ. प्राइमरी सेक्टर डेवलप होने के बाद सेकेंड स्टेज क्या आया, द सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड. करेक्ट. पहला स्टेज क्या था, प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ. प्राइमरी सेक्टर के कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद वी सॉ धीरे धीरे करके लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट करना स्टार्ट किया. लोग ज़्यादा गुड्स खरीदने लगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ने लगी एंड बाय टाइम प्राइमरी से इम्पोर्टेंस किस पर शिफ्ट हुआ, सेकेंडरी सेक्टर पर. In past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed country. The service sector have become most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in service sector. This is the general pattern observed in the developed countries. Now, तीसरा स्टेप क्या था, सर्विस सेक्टर का डेवलप होना. दैट इज अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री देखते हो तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम देखेंगे कि पहला सेक्टर जो डेवलप हुआ वो था प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. गेटिंग. जो डेवलप्ड कंट्रीज आज हम देख रहे हैं जहाँ पे टर्शरी सेक्टर दैट इज सर्विस सेक्टर हाईली डेवलप्ड है, वो रिसेंटली हुआ है. पर पहले कौन से सेक्टर्स डेवलप थे, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स डेवलप थे. What is total production and employment in three sectors in India? Over the year, there have been changes similar to the pattern observed for the country's development. We shall see it in the next section. हम अगले पार्ट में क्या देखेंगे, दैट हमारी कंट्री के अंदर ये शिफ्ट कैसे चल रहा है, पहले कौन सा सेक्टर हमारी कंट्री में डेवलप हुआ था. तो आज के लिए इतना ही. क्या क्या पढ़ा हमने, बहुत कम स्टडी किया है, सो अच्छे से याद रखना. फर्स्टली वी स्टडीड के हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुड्स को मॉनिटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन उसके बाद हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना डेवलप्ड है. नाउ जब भी हम वैल्यू काउंट करते हैं तो हमेशा हमें कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना चाहिए, इंटरमीडिएटरी गुड्स का वैल्यू नहीं लेना चाहिए. क्लियर. एंड अगर हम हिस्ट्री देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ की तो पहले प्राइमरी सेक्टर वाज डेवलप्ड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से सेक्टर्स हाईली डेवलप्ड हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.